हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर मोशन की। और यहाँ पे हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरह करेंगे कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में ही, और बहुत इजी बनाने की कोशिश करूँगी मैं इस चैप्टर को आपके लिए। तो चलिए आपका और टाइम ना वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे आपको बताना है कि मोशन एग्जैक्टली है क्या, कि मोशन है क्या। मोशन क्या है? देखिए ये पेन है, अभी ये मैं कहूँगी कि ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है, यानी कि इसकी पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो हम कहेंगे बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी एक पॉइंट की कि किसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, हम अगर कहेंगे कि हमारी गाड़ी हमारे घर से यहाँ तक कहीं दूर स्कूल तक गई है, तो हम कहेंगे कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ हुई है चेंज, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारी कार जो है वो मोशन में है, द बॉडी इज इन मोशन, द कार इज इन मोशन। तो ये तो था मोशन। अब मोशन को एक पर्टिकुलर पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जा रहा है। अब उस पोजीशन को हम देख रहे हैं कि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। तो हमें कैसे पता लगे कि बॉडी की पोजीशन जो है कैसे चेंज हो रही है, कहाँ से चेंज हो रही है, ये भी तो पॉइंट है। तो इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चे? जिसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि पोजीशन जो है चेंज हो रही है। तो यानी कि हम जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक विलेज है, उसमें एक स्कूल है। ठीक है, विलेज में स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की साइड पड़ता है, जो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ की साइड पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल की पोजीशन आपने डिफाइन करनी है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू दी रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बेटा जिसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं बुक की बात करूँ, आपके इसी चैप्टर की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक किसी चीज़ को मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जो है हमारे पास मोशन में है, तो अगर मैं बात करूं कि विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ मैंने मान लिया ए रेफरेंस पॉइंट है हमारा, कि ए के रेफरेंस में हमने इसके मोशन को डिफाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना है कि वो ए से मूव हो रहा है, अब वो बी तक आ रहा है, तो ए से उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया विद रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं हम यहाँ पे उसकी पोजीशन। तो ए क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। इसी तरीके से हमारे पास रेलवे स्टेशन क्या था? रेफरेंस पॉइंट था, जिसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से नॉर्थ की ओर पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेफरेंस पॉइंट और मोशन का एक बेसिक सा डेफिनेशन क्लियर होगा। आगे इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो सबसे इजी हमारे पास मोशन होता है, दैट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन इन दी स्ट्रेट लाइन, जो कि सीधा 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 अपने काम पे जा रहा है भाई, कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं, बस सीधा 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 जा रहा है, सिंपल आदमी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी ओ से अपनी जर्नी जो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओ से, क्योंकि उसने जर्नी स्टार्ट कर दी, तो हमने यहाँ पे ओ को क्या कर दिया? रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ओ से जर्नी स्टार्ट की तो हमने ओ को मान लिया बच्चे रेफरेंस पॉइंट। सो हेयर ओ इज ट्रीटेड एज दी रेफरेंस पॉइंट। और अगर हम बात करें तो हमारे इस पे ये रहा, इस जो हमने पिक्चर दिखाई है उस पे ये रहा हमारा ओ। ठीक है, विच इज आवर रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने यहाँ पे मूवमेंट उसकी ऑब्जेक्ट की कैसे शो की। तो यहाँ पे हमारे पास ओ रेफरेंस पॉइंट है, हमने मान लिया लेट ए बी एंड सी बी दी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, यानी कि अलग अलग टाइम के इंटरवल पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए भी थी, बी भी थी और सी भी थी। पहले उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? ऑब्जेक्ट जो है सी और बी के थ्रू ए के पास पहुंचा, ए पर जाके पहुंचा, फिर वो वापस से कहाँ पहुंचा? सी थ्रू बी, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया यहाँ से और फिर सी और बी को क्रॉस करते हुए वो यहाँ पहुंचा, फिर वो वापस आया, फिर उसने यहाँ पे बी को क्रॉस किया और वो फिर सी पे पहुंचा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इतना ट्रैवल किया। तो वो कितना ज़्यादा ट्रैवल किया भाई? देखते हैं हम। सबसे पहले तो वो ओ से ए गया, पूरा उसने कवर किया, तो ये 60 किलोमीटर उसने कवर किया। फिर वो वापस से आ गया ए से सी पे। अब ए से सी पे आया, तो अगर आप ध्यान देंगे थ्रू बी, ए से सी पे आया थ्रू बी, तो उसने अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स कवर कर लेगा।
35 अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि 35 किलोमीटर कैसे, तो 60 माइनस 25, इनिशियली यहाँ पे 60 है और यहाँ पे हमारे पास 25 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे 35 बचेगा। तो इस वजह से हम कहेंगे प्लस 35, यानी कि उसने 95 किलोमीटर जो है टोटल पाथ लेंथ जो हम देखेंगे वो 95 किलोमीटर है। इतना ज़्यादा उसने कवर कर लिया। भाई अगर तुझे आना ही सी पे था तो तू पहले क्यों गया ए पे, फिर वापस तू सी पे आया। ये तो उसने डिस्टेंस कवर किया इतना ज़्यादा, ठीक है, पर ये था डिस्टेंस जिसे हम पाथ लेंथ कह रहे हैं। दिस वाज द डिस्टेंस जो उसने कवर किया। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि दिस इज द डिस्टेंस जो उसने कवर किया। अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट की। Now what is displacement? The shortest distance measured from initial to final position. Shortest distance को हम क्या कहेंगे, displacement. अब जैसे कि हम वापस से इस पिक्चर को देखते हैं बच्चे, अगर मैं वापस से इस पिक्चर के ऊपर आ जाऊं तो आप देखोगे कि उसको आना तो सी पर ही था, उसको सी पर ही पहुंचना था, पर वो पहले इतना लंबा ए पे गया, फिर वो वापस से सी पे आया, तो उसने इतना लंबा डिस्टेंस जो है यहाँ पे कवर कर लिया। जबकि वो चाहता तो भैया डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ओ से सी पे आ जाओ, है ना, तो वो होता हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कि वो डायरेक्टली सी पे आ गया। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारा एक ही है, इसी पॉइंट के अंदर है। पोजीशन जो है हमारे यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम फिर से देखें ओ से ए के अंदर, ओ से ए इसके अंदर अगर मैं देखूँ ओ से ए पे आया तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ओ से ए पे आने पे 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बच्चे, यहाँ पे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। इन दिस केस हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे बराबर। पर अगर हम आगे बढ़ें कि इन केस मैं बात करती, फिर से मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैं बात करूँ ओ से सी तक जाने की, तो अगर उसने डिस्टेंस कवर किया, पहले वो ओ से ए गया फिर ए से सी आया, तो इन दैट केस डिस्टेंस अलग हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगी। डिस्टेंस हो गया हमारा 95 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज हाउ मच, इज 25 किलोमीटर, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ओ से सी तक का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे कि अगर कोई कार मूव कर रही है 5 मिनट में, 5 मिनट में वो मूव कर रही है फॉर एग्जाम्पल 0.2 किलोमीटर्स, फिर वो अगले 5 मिनट में फिर से 0.2 किलोमीटर्स मूव कर रही है, यानी कि 5-5 मिनट के इंटरवल्स में वो 0.2 जो है किलोमीटर्स मूव कर रही है। फिर वो 0.2 किलोमीटर्स मूव किया, या फिर हम थोड़ा और इजी कर देते हैं, 1 घंटे में गाड़ी मूव कर रही है, 1 आवर में जो आपकी कार मूव कर रही है वो मूव कर रही है 1 घंटे में 60 किलोमीटर्स। फिर उसने 1 घंटा और गाड़ी चलाई उस पर्सन ने, तो 2 घंटे में उसने मूव कर लिया, फिर से 1 घंटे में उसने 60 मूव किया, 2 घंटे में 120। यानी कि अगर मैं देखूँ तो हर एक घंटे में वो कार क्या है, 60 किलोमीटर ही कवर कर रही है, हर एक घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है, जो कि कार तो नहीं हो पाती यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि 1 घंटे में उसने पहले जो है कवर कर लिया 60 किलोमीटर, फिर अगले घंटे वो 40 किलोमीटर्स कवर कर पाया, फिर उससे अगले घंटे वो 30 किलोमीटर्स कवर कर पाया। तो यानी कि हमने 1-1 घंटे का इंटरवल तो रखा सेम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे, अलग होता गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, रोड पे अगर हम कार चलाते हैं तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है वहाँ पे सेम हो ही नहीं पाता है,
हम सेम डिस्टेंस जो है कवर कर ही नहीं पाते हैं इन दैट केस, तो वहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होते हैं, क्योंकि हम कभी हमें ट्रैफिक मिल जाता है, कभी हम सीधा सीधा ठीक से चल पा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन तक क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं स्पीड की। स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या होती है? रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव इज कॉल्ड एज स्पीड। मतलब किससे हम मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, तो उससे हम बात करने वाले हैं, उस चीज़ की हम बात करने वाले हैं स्पीड से। रेट जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम मेजर करते हैं स्पीड से। डिस्टेंस जो है ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट ऑफ इट्स स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम वो स्पीड के अकॉर्डिंग ही मेजर कर पाएंगे उसकी कितनी स्पीड है। मान लो मेरी कम स्पीड है तो मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगी, किसी की ज़्यादा स्पीड है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, तो वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी स्पीड पे। वो तेज़ी से चलाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कम चलाएगा, कम तेज़ी से चलाएगा तो कम डिस्टेंस कवर होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्पीड, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो स्पीड हमारे पास क्या हो गई? डिस्टेंस बाय टाइम। अभी ये एवरेज स्पीड है तो हमारे पास, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पीड राइट नाउ, तो स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीड को क्या कहेंगे? डिस्टेंस, ये मीटर में होता है डिस्टेंस, और ये क्या हो गया? सेकंड, मीटर पर सेकंड। या फिर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में भी लेते हैं और टाइम को आर में भी लेते हैं। तो स्पीड इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करना चाहती हूँ तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमने उसकी स्पीड मेजर करनी है। उसकी डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी स्पीड मेजर करनी है तो हम उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। वी वॉन्ट टॉक अबाउट इट्स डायरेक्शन। अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो उसके लिए हम एवरेज स्पीड लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले 1 घंटे में उसको ट्रैफिक ना मिला हो तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो, दूसरे घंटे में ट्रैफिक मिल गया तो स्पीड कम हो गई। तो स्पीड जो है हर इंटरवल में हमें क्या मिली? चेंज मिली। तो हम वहाँ पे क्या लेंगे? एवरेज स्पीड, यानी कि पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और कितना टोटल टाइम लिया। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस travel divided by total time taken. Average speed is total distance travel divided by total time taken. This is what is called as average speed. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी स्पीड है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। भैया ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, कभी स्पीड जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, कभी डायरेक्शन वाली स्पीड, इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा, जो स्पीड विद डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। Speed with direction is called as velocity. So this is velocity. Speed with direction. ठीक है। तो यहाँ पे हम मोशन का जो है डायरेक्शन भी बता रहे हैं। वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस रेट ऑफ द मोशन, हम यहाँ पे रेट तो मेजर कर ही रहे हैं स्पीड से, अगर हम उसी रेट का एक डायरेक्शन भी दे दें तो वहाँ पे हम स्पीड को बोलेंगे वेलोसिटी। क्वांटिटी जो कि रेट बताती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है कि किस डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की तरह इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि अगर हम बात करें डिस्टेंस कभी इधर जा रहा है, कभी उधर आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, हमने देखा था ना, तो पूरा का पूरा हम कवर करते हैं, जबकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रही है वेलोसिटी। तो यानी कि हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी आपका क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो वो उसका एवरेज हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में आप वेलोसिटी को क्या कर सकते हो? मेजर। मीटर पर सेकेंड में हमने वेलोसिटी को किया मेजर। उसके बाद है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आता हुआ एक,
तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहता है odometer of a car reached 2000 किलोमीटर at the start of the trip. At the start of the trip odometer रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर और 2400 at the end of the trip. At the end of the trip odometer रीड कर रहा था 2400. अगर पूरा का पूरा ट्रिप हमें 8 आवर्स में हमारा कंप्लीट हो गया, तो अगर हम यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में तो कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रैवल हुआ बच्चे, पहले हम ये देख लेते हैं। 2400 फाइनल था, 2000 इनिशियल था, ठीक है। तो हमने यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। टोटल डिस्टेंस विच वी ट्रैवल्ड इज 2400 माइनस 2000 विच इज 400 किलोमीटर। टाइम वॉज 8 आवर्स। तो एवरेज हमारे पास स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में किलोमीटर पर आवर में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 8 आवर्स। तो ये हमारे पास हो गया 50 किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड मिल गई इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर। अगर मैं मीटर पर सेकेंड में इसे कन्वर्ट करूं तो वो अब आपके लिए टास्क है कि आप यूनिट कन्वर्ट करके इसे आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो कहता है कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, जब यूनिफॉर्मली मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही है कि डायरेक्शन में हम मूव करते जा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं जिसमें इधर उधर जो है हम मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है विद टाइम, वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम इन दैट केस। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो वहाँ से आ जाती है। एक्सेलरेशन क्या होती है कि कितना वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो है कि कितनी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। एक्सेलरेशन देगा, वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो अगर अब हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो अगर एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, कब लेते हैं कि अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं तो वो क्या होगी हमारी, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन हम बात करें पॉजिटिव है, तो अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में कोई चीज़ हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो जो होगी एक्सेलरेशन इन दैट केस विल बी पॉजिटिव। और अगर मैं नेगेटिव कब होगी, अगर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। वही ऐसे तो मुझे समझाना भी अच्छा नहीं लगता और आपको समझ भी नहीं आता। देखिए इसका मतलब है अगर हम ब्रेक अप्लाई कर दें किसी चीज़ पे तो हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे जाना चाहती है पर हम ब्रेक अप्लाई करने से उसको पीछे की ओर कर रहे हैं, तो इन दैट केस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन इन दिस केस व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो वहाँ पे हम जिस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी उस केस में बच्चे, नेगेटिव होगी। अब अगर हम आगे बात करते हैं मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि फ्रीली फॉल कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर दिया, कोई दबाव नहीं है, खुद से वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो दैट इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन द सेंस एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम ना, तो यहाँ पे हमारे पास वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी वहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ चेंज हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है हमारे सामने इसके साथ साथ। इसमें कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। राहुल बाइसिकल की वेलोसिटी अटेन करता है 6 मीटर पर सेकेंड, उसको चला के उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में वो अटेन कर लेता है। उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई कर देता है और वेलोसिटी उसकी आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड में।
6 मीटर से वो 4 मीटर पे आ गई। एक्सेलरेशन इन दिस केस फाइंड आउट कर। अब देखो यहाँ ब्रेक अप्लाई की गई है तो एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उसने बाइसिकल रेस्ट से स्टार्ट की थी, तो जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से तो यू हमारे पास 0 होता है। वी है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला केस है, सबसे पहला जो केस हमें यहाँ पे निकालना है इन 30 सेकेंड्स वाला। राहुल ने 6 मीटर पर सेकेंड जो है अटेन किया इन 30 सेकेंड स्टार्टिंग से, स्टेशनरी एक रेस्ट वाले पॉइंट से। तो यानी कि u 0 हो गया 6 मीटर पर सेकेंड इन हाउ मच टाइम, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स में उसने 6 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लिया। एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से फाइंड करेंगे, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चे, क्योंकि v बाई टी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले केस में तो एक्सेलरेशन आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड केस में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो अभी 6 मीटर पर सेकेंड जो उसने अटेन करी है चल के। फाइनल वेलोसिटी अब क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई कर दी तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कम हो गया ब्रेक अप्लाई करने में। नाउ दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। 4 मीटर पर सेकेंड इज दी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे हम आंसर देख रहे हैं कि माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आया, यानी कि नेगेटिव आया। ऑपोजिट हमारे पास थी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, जो कि ऑपोजिट है वेलोसिटी के डायरेक्शन से, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि मोशन को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिएगा हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब यूनिफॉर्म मोशन जनरली वही मोशन होता है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। यहाँ पे हमने जैसे 0 to 20 के बीच में देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में। फिर उसके बीच में फिर हमने दूसरे इंटरवल में देखा, सेम ही डिस्टेंस मिल रहा है हमें इन दी इक्वल इंटरवल ऑफ दी टाइम, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन दी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म मोशन वाला है हमारे पास, उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का है जो स्ट्रेट लाइन है। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें मिलती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड कैसे मिलती है देखिएगा, हमारे पास यहाँ से हम मेजर कर लेंगे कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस इतने टाइम में। तो डी बाई टी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। तो हम वहाँ से क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम विच इज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ फाइंड आउट कर लिया फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कर्व सा शेप आया है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं है वहाँ पे कि एक हमारे पास 2 मिनट्स में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर 4 मिनट में कुछ कवर किया, फिर 6 में किया, फिर 8 में किया। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला, हम वो सब्जेक्ट की बात करें, द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। द ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि कर्व शेप में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, किसी कार के यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ
बनाया है। नेचर यहाँ पे हमें इस ग्राफ को अगर हम देखें तो बड़ा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि हम देख रहे हैं velocity changes by equal amounts and equal interval of time। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए velocity टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि अगर हम देखें velocity जो है यहाँ पे 40 है एट दिस टाइम, और velocity यहाँ भी क्या है, जब हम यहाँ पे 4 पे आए हैं, 4r पे आए हैं, तो भी हमारे पास velocity क्या है, उसके रिस्पेक्ट में भी 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि velocity changes by equal amounts and equal intervals of time, तो velocity हमें 40 ही मिल रही है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ और यहाँ पे भी देख रही हूँ, तो velocity is same, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है जिसमें velocity हमारी कांस्टेंट है, velocity is not changing। ठीक है, velocity is not changing, thus it is an example of uniformly accelerated motion। उसके बाद हमारे पास आता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो हमें इधर देगा स्पीड, या फिर हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो इधर हमें देगा डिस्टेंस और यहाँ देगा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यही तो हमें मिलता है वेलोसिटी से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। हमें जैसे स्पीड टाइम की बात करें, अगर मैं स्पीड और टाइम की बात करूँ तो हमें वहाँ से डिस्टेंस मिलता है ना। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है हमारे पास, तो स्पीड इनटू टाइम हमारे पास डिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी भी तो स्पीड जैसा ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, इधर डिस्टेंस और क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन नहीं देगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम अगर बात करें चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम तो दैट इज एक्सेलरेशन, बट दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हम यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहे हैं, तो v/t आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये आपको देगा। अब आता है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर इसकी डेरिवेशन थी, जो अब लेटेस्ट वर्जन है एनसीईआरटी का उसमें इसकी डेरिवेशन नहीं है, तो मैंने इस वीडियो में डेरिवेशन बच्चे कवर नहीं की है। पर अगर आपको फिर भी डेरिवेशंस पढ़नी है तो जस्ट एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अभी हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन की ऐसे ही बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशंस राइट नाउ। तो हमारे पास सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ऐसा यहाँ पे ये v u a t s क्या है हम वो देख लेते हैं। v इज बच्चे फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t है हमारे पास टाइम, s है हमारे पास डिस्टेंस, a है हमारे पास एक्सेलरेशन, और यहाँ पे इनका साइन कन्वेंशंस भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, साइन कन्वेंशंस कैसे होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टेशनरी पोजीशन से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, इनिशियली उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। अगर वो कहीं जाके रुक रहा है, फाइनल स्टेप पे अगर ऑब्जेक्ट जाके रुक गया है, फाइनल स्टेप पे ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया, तो इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास u कब ज़ीरो है और v कब ज़ीरो है। तो अब हम इनको क्वेश्चंस से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखिए आ गया ना ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक बार ज़ीरो लेंगे। अटेन द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 मिनट्स, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक्सेलरेशन पे ही ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होती है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चे आपके पास यहाँ पे
सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपके यहाँ 72 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पे 72 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर देंगे, तो हमने उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि वैसे भी ये मिनट्स हैं, तो मिनट्स को तो आप यहाँ पे आवर्स हैं, तो आपको सेम यूनिट में इसको लेके ही आना पड़ेगा। तो इधर आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड में भी, पर मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ मीटर पर सेकेंड में ले लिया और हमने टाइम को क्या कर दिया है, सेकेंड में कन्वर्ट। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई आपकी एक्सेलरेशन। और अगर मैं ये इक्वेशन की बात करूँ, इस इक्वेशन ऑफ मोशन की, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं अप्लाई करती हूँ, आई एम अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन टू अटेन दिस वेलोसिटी, तो वहाँ से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वी हैव इनिशियल वेलोसिटी एज वेल, तो वी विल बी फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस विच इज़ 3 किलोमीटर्स। हमारा यहाँ डिस्टेंस आ गया बच्चे 3 किलोमीटर्स, राइट। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि ब्रेक अप्लाई हो गई यानी कि वो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0, v हमारे पास क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इन दिस केस हमारे पास v जो है 0 है, तो और हमारे पास u प्लस, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का केस है, तो मैंने बताया था ब्रेक के केस में आप एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमने -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया इंटू t। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी। हमने फर्स्ट स्टेप में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट किया, उसके बाद हमें क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वी विल यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड विल गेट द डिस्टेंस आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज। क्वेश्चन कहता है, ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी दूर हमारी ट्रेन जाएगी बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है ट्रैवल कर रही है, ब्रेक्स अप्लाई की तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। कितनी दूर हमारी ट्रेन जाएगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर पर सेकेंड में, तो दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी क्योंकि वो एक टाइम के बाद रुक गई है, तो v 0 होगा। एक्सेलरेशन क्योंकि यहाँ ब्रेक अप्लाई की गई है, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बचे एक्सेलरेशन इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहती है v स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे हमारे पास v क्या है, 0, u की कुछ वैल्यू हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 2a, तो वी विल गेट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, तो वी विल गेट द डिस्टेंस। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी था। आपको सिर्फ याद रखना है, अगर रेस्ट से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो u 0 है, ठीक है। रेस्ट से अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास क्या 0 है, u 0 है। और अगर हमारी चीज़ फाइनली जाके रुक रही है तो हमारे पास v 0 हो जाती है। एक्सेलरेशन हमारे पास अगर कोई चीज़ पे ब्रेक अप्लाई कर दी है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और अदरवाइज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे गलतियां करते हैं इस चैप्टर में, तो हमें बस वो ही ध्यान रखने हैं, साइन कन्वेंशन, अदरवाइज कुछ भी मुश्किल है ही नहीं। वो आपको बच्चे क्लियर हो गए तो ये चैप्टर या ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहने वाले, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद 10 मीटर स्टार्ट करने के 10 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है।
तो क्वेश्चन के अंदर हमें पता है द कार इज़ इनिशियली एट रेस्ट। अगर कार इनिशियली रेस्ट पे है तो हमारे पास यू क्या हो जाएगी बच्चे, 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस। डिस्टेंस सीधा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, नथिंग एल्स, बस ये इक्वेशन ऑफ मोशन और उनके साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी, और फिर भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हमें साइंस सरफेस पे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार जो है 200 मीटर्स कवर कर लेगी आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने आंसर निकाले हैं 200 मीटर्स, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कार racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन डाल दिया मैंने। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो यहाँ पे हमें given initial velocity, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इन दैट केस विल बी 0। एक्सेलरेशन आपकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन ही है, टाइम आपको गिवन है, को क्या हाउ फार पूछा गया है, तो यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन दिस केस। what you will use, you will apply this formula, s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square, you will apply and you will get the answer which is 96 meter, you will get the answer। उसके बाद हमारे पास the next topic is the last topic of this chapter, uniform circular motion। uniform circular motion क्या होता है बेटा, what is uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आपको क्लियर हो रहा है कि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, नहीं कि सर्कल में किसी मोशन की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास अगर मोशन किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर पाथ में कोई मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं बात करूँ इस रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर अगर कोई पर्सन एथलीट कोई रन कर रहा है तो उसकी पोजीशन इन 4 कॉर्नर्स पे आके चेंज होगी, है ना, 4 टाइम्स उसकी पोजीशन चेंज होगी। हेक्सागन में उसकी पोजीशन 6 टाइम चेंज होगी इन 6 कॉर्नर्स पे आके। अगर मैं इस ऑक्टागन की बात करूं तो 8 टाइम पोजीशन चेंज होने वाली है एथलीट की ऑक्टागन के ऊपर, 8 टाइम द पोजीशन ऑफ एथलीट विल बी चेंज। और अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूं तो सर्कुलर पाथ में जो है हमारे पास एथलीट की जो पोजीशन है वो बहुत बार चेंज होती है, क्योंकि सर्कल के अंदर एथलीट मूव कर रहा है, लाइक दिस एथलीट इज मूविंग, तो बहुत बार पोजीशन जो है एथलीट की चेंज होने वाली है सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि रेक्टेंगुलर पाथ में उसकी पोजीशन जो है 4 टाइम चेंज हो रही है। एथलीट अगर हेक्सागोनल पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन जो है हमारे पास कितनी बार चेंज हो रही है, द पोजीशन इज चेंजिंग, द पोजीशन इज चेंजिंग अराउंड 6 टाइम। अगर हम हेक्सागोनल पाथ की बात करें द पोजीशन इज चेंजिंग 6 टाइम। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट ऑक्टागोनल पाथ तो उसमें उसकी पोजीशन 8 टाइम्स चेंज हो रही है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सर्कुलर पाथ तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार मोर फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज हो रही है, कि सर्कल की तो छोटी छोटी बहुत सारी साइड्स होती हैं, तो बहुत बार वेलोसिटी जो है उसकी चेंज हो रही है। तो सर्कुलर जो हमारे पास, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सर्कुलर मोशन में यहाँ पे यूनिफॉर्मली वो मूव कर रहा है एक तरीके से, कि मतलब इफ एथलीट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, डायरेक्शन मोर एंड मोर फ्रीक्वेंटली वहाँ पे चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन वाला बात है सर्कुलर मोशन की, तो क्या यहाँ पे इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे यस, हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी बहुत सारी साइड है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हेंस दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक जगह पे जो है पॉइंट मूव कर रहा है कोई हमारी बॉडी पर, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी
हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस नहीं हुआ है, कोई भी डाउट है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, विच इज़ sciencesurface26@gmail.com। ठीक है, आप इस पे हमें लिख के बता सकते हैं आपके रिव्यूज़, और कोई आपको चैप्टर है जो समझ में नहीं आ रहा है तो भी मुझे बता सकते हैं। कमेंट्स में भी हमें बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ sciencesurface26। वहाँ पे भी आपको शॉर्ट वीडियोस बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड मिलती रहती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे।